Atul ji, please mute yourself. No question and no answer this time because already I am going to record the session. And remember that I am going to discuss with you the particular test series which I shared in the group. Yeah, you will come to know we are going to conduct our second test series that covers 15 questions. लेकिन वो जो 15 questions है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यू विल कम टू नो लास्ट ईयर भी उसमें से चीजें पूछी गई हैं। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के बैनर तले वी आर कंडक्टिंग दिस टेस्ट सीरीज एंड नाउ टेस्ट सीरीज सेकेंड। और उसमें जो क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही ग्रुप में भेज दिया था और याद होगा कि इसके अलावा मैंने ये कहा था कि इस लिंक के थ्रू आना, क्योंकि हम लोगों के 3 लिंक है। एक लिंक तो टीजीटी का है जो मॉर्निंग सेशन में चलता है, उसी लिंक पर टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करा रहे हैं, और एक लिंक जो है पीजीटी की क्लास का जो शाम को 4 बजे है, और एक यूपीएचईएससी का था। तो मैंने हर जगह वो लिंक भी भेजा था कि इस लिंक के थ्रू आपको आना है। अब उसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उस लिंक के थ्रू ना ज्वाइन किया हो, बट रिमेंबर दैट कि व्हाट वी हैव। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। मैंने ऑप्शन ज्यादा दिया है ताकि आपको उसमें से मेरा मोटिव है ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देना। टेस्ट सीरीज का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं 4 ऑप्शन दे दूं और उन 4 ऑप्शन में से केवल ये 3 सही हो, एक गलत हो, या एक सही हो 3 गलत हो। ऐसा मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिया है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। इनमें से रोमांटिसिज्म के प्रिकर्सर कौन नहीं है। अगर याद होगा कि जब आप प्रिकर्सर वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि रोमांटिक एज से पहले जो रोमांटिक प्री रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री था, इनमें से कौन प्री रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री का हिस्सा नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे शब्द प्री रोमांटिक नहीं यूज किया गया है, बल्कि कौन सा वर्ड यूज किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री कर्सर। प्री कर्सर का मतलब कि पहले, और किसके पहले, रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिक मूवमेंट या जो रोमांटिक एज 1798 में शुरू होता है, उससे पहले जो है एक ग्रुप ऑफ पोएट्स आता है जिसका नाम था प्री रोमांटिक पोएट्स, जिसमें जेम्स टॉमसन आते हैं, थॉमस ग्रे आते हैं, रॉबर्ट बर्न्स आते हैं, विलियम काउपर आते हैं, विलियम कॉलिंस आते हैं। ऑप्शन जो एफ दिया गया है एसटी कॉलेज, ये रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एफ गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ गलत क्यों है? इसलिए गलत है कि एसटी कॉलेज प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म नहीं है, बल्कि वो रोमांटिक एज के लीडिंग पोएट थे। तो कॉलेज जो है ही वाज द लीडिंग पोएट ऑफ रोमांटिक एज। अब मैं सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसको लेकर के बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन एफ जो है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है एसटी कॉलेज, मैं उसको लेके बात कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यह चीज जो है क्या है, यह चीज ऑप्शन गलत है। ये एसटी कॉलेज जो है वो किस एज के पोएट थे, वो जो है रोमांटिक एज के हैं, ना कि प्री रोमांटिक एज के हैं। इसका मतलब कि कॉलेज को छोड़ करके जितने भी पोएट्स यहाँ पे मेंशन है, जेम्स टॉमसन, थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न, विलियम कूपर, विलियम कॉलिंस, ये सब के सब प्री रोमांटिक पोएट्स हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहले चीज की जो प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म है या जो प्री रोमांटिक पोएट्स हैं, ये ऑगस्टन एज में आए हैं या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप में आए हैं। ऑगस्टन एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप की जो डेट है, वह डेट जो है कब से कब तक है, 1700 से 1745 ईस्वी तक। पोएट अलेक्जेंडर पोप के नाम पर उसको ऑगस्टन एज कहा गया। और साथ ही साथ, सॉरी, पोएट अलेक्जेंडर पोप के नाम पर एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहा गया। और अलेक्जेंडर पोप ने
किंग ऑगस्टस जो रोमन किंग थे, जो बीसी से बिलोंग करते हैं, उनके लिटरेरी प्रिंसिपल्स को क्या किया था, फॉलो किया था, इसीलिए इसको ऑगस्टन एज भी कहा गया। तो इस एज में आप देखेंगे एक ग्रुप ऑफ पोएट्स आते हैं, और उस ग्रुप ऑफ पोएट्स को क्या कहा जाता है, प्री रोमांटिक पोएट्स या प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। उस जो है ग्रुप ऑफ पोएट्स में कौन कौन से लोग आते हैं, जेम्स टॉमसन आते हैं, थॉमस ग्रे आते हैं, रॉबर्ट बर्न्स आते हैं, विलियम कूपर आते हैं, विलियम कॉलिंस आते हैं। जेम्स टॉमसन आपके जो प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म है, जो प्री रोमांटिक पोएट थे, उसकी वो सबसे पहले पोएट थे। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हु वाज द फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट। द फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट वाज जेम्स टॉमसन, और उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने द सीजन नाम का एक कलेक्शन ऑफ पोयम, जिसमें कुछ उन्होंने स्मॉल लिरिक्स लिखे थे, उसको उन्होंने किया था। और यह जो द सीजन था 1726 में उन्होंने लिखना शुरू किया, और 1730 में कंप्लीट होता है। तो जो जेम्स टॉमसन है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वो पहले प्री रोमांटिक पोएट थे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उन्होंने द सीजन नाम का कलेक्शन ऑफ पोयम लिखा, जो एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर को लेके बात करता है। साथ ही साथ वह ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी। थॉमस ग्रे से जो क्वेश्चन बनता है कि थॉमस ग्रे अपने जो है ओड के लिए फेमस है, लेकिन ओड के अलावा वो अगर और किसी चीज के लिए फेमस है तो एलिजी एक उन्होंने लिखा था, जिसका नाम है एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो 1751 में आती है। जो एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, यह हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म है, इसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, और इसमें एक चीज है कि पोएट वार्निंग देता है, किसको वार्निंग देता है, रिच पीपल को, नॉट टू लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। इसी तरह से रॉबर्ट बर्न्स भी उस एज के प्री रोमांटिक एज के वेल नोन पोएट्स हैं। विलियम कूपर है, विलियम कूपर का एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम द टास्क करके है। विलियम कॉलिंस भी है, विलियम कॉलिंस का जो पोयम है उसका नाम है ओ टू इवनिंग। तो इस तरह से जो मुझे जानकारी थी, इसमें मैंने जो ऑप्शन दिया था, उस ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा ऑप्शन इतना नहीं है, मेरा मतलब अल्टीमेट उद्देश्य कि अगर मैं सॉल्व कराऊं तो केवल मैं ये चीज बता दूं कि इसमें एसटी कॉलेज गलत है। तो मैं जो आपको मैंने भेजा है उसका आंसर एक्सप्लेनेटरी, वहां से भी आपको ये पता चल जाएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने का ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन वन में है वो आपसे शेयर कर सकूं, और आपको ज्यादा से ज्यादा मैं इनलाइटन कर सकूं। वट इज द इंफॉर्मेशन आई हैव, आई मीन्स आई एम शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विद यू, एंड यू आर एबल टू ग्रास्प दोज पॉइंट्स। तो कम समय में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको पता है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई नई चीज बताई जा रही है। मैं फिर से रिवीजन करना चाहूंगा कि जेम्स टॉमसन प्री रोमांटिक एज के पहले पोएट्स हैं। इन्होंने द सीजन नाम का कलेक्शन ऑफ पोयम लिखा है, जो 1726 में लिखना शुरू किए, 1730 में कंप्लीट होती है। ये ब्लैंक वर्स में है, इसमें एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर को लेकर जिक्र किया गया है। थॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, जो 1751 में आता है, जो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, और साथ ही साथ जो क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म में है, इसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। रॉबर्ट बर्न्स ने, मैंने बताया कि ये एक पोएट है, उनके बारे में मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं उनके बारे में मैं इतना मुझे पता है कि वो प्री रोमांटिक है, उनके कुछ वर्क है विच यू कैन जस्ट गो, लेकिन बहुत ऐसा फेमस नहीं है जो आपके पर्सपेक्टिव से रहा हो। विलियम कॉपर का एक वर्क है, उनका लॉन्ग नैरेटिव पोयम द टास्क है। विलियम कॉलिंस का ओ टू इवनिंग है। अब जो ऑप्शन आपका बचा है जो रॉन्ग है, उस रॉन्ग ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एसटी कॉलेज रोमांटिक एज के लीडिंग पोएट्स थे। ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने मिल करके लिरिकल बैलाड लिखा, जो 1798 ईस्वी में आता है, जो उनका मैग्नम ऑपस है, जिसमें 23 पोएम्स आती है। 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, 4 एसटी कॉलेज ने लिखा था। उस 23 पोएम्स में जो शुरुआत होता है वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से होता है। और राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसकी पोयम है, एसटी कॉलेज की पोयम है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे जो है सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन है, और सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन की वजह से वह पोयम स्ट्रेंज होती है,
अपने में आसम है और बहुत अच्छी-अच्छी लाइनें वहाँ पे उन्होंने यूज़ की हैं। दूसरा चीज़ मैं कॉलेज के बारे में ये बताना चाहूँगा कि कॉलेज जो है ओपियम ईटर थे, वो अफ़ीम का सेवन करते थे, बगैर अफ़ीम का सेवन किए हुए वो अनकॉन्शियस लेवल पे नहीं जाते थे। और विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ उनका एक कॉन्सेप्ट है, जो अनकॉन्शियस लेवल पे जाने के बाद एक आपको दूसरे वर्ल्ड में ले जाता है, जो कंप्लीट ऑब्लिवियसनेस या फॉरगेटफुलनेस है, and you start to believe, yeah, we all are the part of that world. That is not the realistic world, that is an imaginative world where there is a concept of supernatural character or supernatural concept of poetry you find. तो एसटी कॉलेज का जो जुड़ाव था या जो एक उनका अपना ज्वाइंट वर्क था, वह किसके साथ रहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ रहा है। इसके अलावा जो है लिरिकल बैलड जो 1798 में आता है, जिसमें 23 पोएम्स आती है, उसमें 4 कॉलेज की रही है। उसके अलावा भी कॉलेज ने कुबला खान लिखा है, क्रिस्टोबल नाम का पोएम लिखा है, एंशिएंट मैरिनर का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का जिक्र मैंने आपसे पहले किया। एक इनका क्रिटिकल वर्क है जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो 1817 में आता है। इसमें उन्होंने इमेजिनेशन और फैंसी का एक कॉन्सेप्ट दिया और कहते हैं कि जो फैंसी है इट डिजॉल्व्स डिफ्यूजेस। जो फैंसी है, फैंसी के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। इमेजिनेशन के लिए वो कहते हैं कि इट डिजॉल्व्स डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। तो अगर कुछ नहीं पता तो इतना पता होना चाहिए कि इमेजिनेशन और फैंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एसटी कॉलेज ने दिया। किस किताब में दिया? बायोग्राफिया लिटरेरिया में दिया हुआ है। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 14 में उन्होंने उसको लेके 13 और 14 में उन्होंने इसको लेकर के बात की है। और ओपीएम ईटर थे। एक चीज और ध्यान में रखना है कि एसटी कॉलरिज जो है किसके बोजम फ्रेंड थे? एसटी कॉलरिज वाज द बोजम फ्रेंड ऑफ चार्ल्स लैम्ब, या चार्ल्स लैम्ब वाज द बोजम फ्रेंड ऑफ एसटी कॉलेज। इसका मतलब एसटी कॉलेज का रिलेशन विलियम वर्ड्सवर्थ से भी था, और उसी समय के जो प्रोज राइटर हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम चार्ल्स लैम्ब है, उनका रिलेशन उससे था। ये क्वेश्चन 2013 के पीजीटी में पूछा जा चुका। अगर आप देखेंगे कि हु वाज द बोजम फ्रेंड ऑफ चार्ल्स लैम्ब, तो एसटी कॉलेज वाज द बोजम फ्रेंड ऑफ चार्ल्स लैम्ब। क्योंकि कॉलेज की बात हो रही, इसलिए मैं उन सब चीजों को यहाँ पे आपसे जिक्र कर दे रहा हूँ। तो कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है क्या है? फैंसी और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है। कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का कॉन्सेप्ट है। कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ऑब्लिवियसनेस या कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस का है, या अनकॉन्शियस सिचुएशन का है, उसको लेकर के वो बात करते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ ओपियम ईटर। और उन्होंने और क्या किया हुआ था? इसके अलावा उन्होंने, आप देखेंगे कि सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया। और एसटी कॉलेज पहले क्रिटिक है जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे सो मेनी पॉइंट्स क्वेश्चन फर्स्ट में आपको मिला हुआ है, जो हमें वहां से कवर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जानना चाहूंगा, किसी को कुछ कहना है, किसी का कोई ओपिनियन, या मैं आगे बढ़ूं? नो सर। ओके, एक चीज मैं और यहाँ पे नो डिस्कस सर। करना, ओके, एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब आप एसटी कॉलेज की बात करते हैं तो एसटी कॉलेज ने कहा था इमेजिनेशन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी इमेजिनेशन और एक सेकेंडरी इमेजिनेशन। जो प्राइमरी इमेजिनेशन है उसके लिए उन्होंने कहा था कि इट इज एसोसिएटेड विद कॉमन मैन। जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वह कॉमन मैन से जुड़ा है, और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वह पोएट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पोएट से जुड़ा हुआ है। तो क्रिएटिविटी जो है वह कहाँ पे है? सेकेंडरी इमेजिनेशन में है। प्राइमरी इमेजिनेशन केवल मटेरियल सप्लाई करता है, किसको करता है? सेकेंडरी इमेजिनेशन को। तो मैं फिर से कंक्लूड करना चाहूंगा कि एसटी कॉलेज ओपियम ईटर थे, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बोजम फ्रेंड थे, चार्ल्स लैम्ब के बोजम फ्रेंड थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिल करके उन्होंने लिरिकल बैलार्ड लिखा, जो 1798 में पहला वॉल्यूम आता है। दूसरा 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलार्ड आता है। तीसरा 1802 में अमेरिका में आता है। फिर 1805 में भी लिरिकल बैलार्ड आता है। तो ठीक है, उन सब में आया। और पहले वॉल्यूम में 23 पोएम्स आती है, 4 कॉलेज ने लिखा, 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा। और उस 23 पोएम्स में से जो पहली पोएम थी कॉलेज की, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, जो कंक्लूडिंग पोएम है। वर्ड्सवर्थ का टिंटन अबे है। टिंटन अबे क्या है? वह ड्रामेटिक लिरिक है। किसमें लिखी गई है?
वह आपका जो है ब्लैंक वर्स में लिखी गई। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि जो यष्टी कॉलरिज है वह जो है सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को शुरू करते हैं। उनका अपना कॉन्सेप्ट विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है। उनका अपना कॉन्सेप्ट फैंसी और इमेजिनेशन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, फैंसी और इमेजिनेशन का जिक्र उन्होंने किसमें किया है, अपनी किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया जो 1817 में आई है, चैप्टर नंबर 13 और 14 में उन्होंने इसको लेकर के बात की है। इसके अलावा वो कहते हैं कि फैंसी मीन्स फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, और साथ ही साथ उन्होंने कहा इमेजिनेशन मीन्स इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। इमेजिनेशन दो तरह का होता है, एक आपका प्राइमरी इमेजिनेशन, दूसरा आपका सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन कॉमन आदमी से रिलेटेड है और सेकेंडरी इमेजिनेशन पोएट से रिलेटेड है। इसके अलावा उनकी पोयम आपको याद है कि क्रिस्टेबल था, कुबला खान था, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है। बाकी के जो ऑप्शन है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि विलियम कॉलिंस को आपको प्री रोमांटिक पोएट के रूप में याद करना है। किसके लिए याद करना है, उन्होंने एक ओड लिखा था, ओड टू इवनिंग, जिसमें उन्होंने इवनिंग को पर्सोनिफाइड किया है। विलियम कूपर जो है प्री रोमांटिक पोएट्स है या प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म है। उन्होंने एक लॉन्ग पोयम लिखा है जिसका नाम द टास्क है। थॉमस ग्रे को आपको किस लिए याद करना है, उन्होंने जो एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च, ब्यूटीफुल एलजी है जिसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, जिसमें पुअर विलेजर्स को लेकर के बात की गई है, उनकी सिंपैथी पुअर विलेजर्स के साथ हु आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और उस पूरी पोयम का जिस्ट यही है कि द रिच शुड नॉट लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। जो थॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, क्वार्ट्रेन स्टैंजा फॉर्म में है। जेम्स थॉमसन से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो नंबर वन तो प्री रोमांटिक पोएट्स है, पहले प्री रोमांटिक पोएट्स है। उनका जो वर्क है द सीजन है, जो उन्होंने 1726 में लिखना शुरू किया, 1730 में कंप्लीट होती है, वह ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और उसमें एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर को लेकर के जिक्र किया गया। तो इन दिस वे नाउ आई हैव रिपीटेड इट ट्वाइस थ्राइस। आप देखते हैं कि उसमें मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ लेक पोइट्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस हुआ है, लेकिन अगर आपको जिसे नहीं पता उनके लिए तो कठिन होगा कि लेक पोइट्री क्या है। सबसे पहला बात तो यही है, तो समझने की कोशिश करना कि लेक पोइट्री अ ग्रुप ऑफ पोएट्स था। इसमें जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो क्या क्या दिया जा रहा है, रॉबर्ट सदे का, एसटी कॉलेज का, विलियम वर्ड्सवर्थ का और जॉन कीट्स का। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन डी है वो रॉन्ग है। जॉन कीट्स जो है वो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं और ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते हैं। तो जॉन कीट्स इसका मतलब किसके हिस्सा नहीं, लेक पोइट्री के हिस्सा नहीं है। लेक पोइट्री क्या थी, लेक पोइट्री वह पोइट्री थी जो लेक नाम के डिस्ट्रिक्ट में जो पोएट एसोसिएटेड थे या वहां पैदा हुए थे, एसोसिएटेड रहे हो या पैदा हुए हो, तो उनमें से कौन पोएट आते हैं, 3 पोएट आते हैं, रॉबर्ट सदे आते हैं, एसटी कॉलरिज आते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एसटी कॉलेज का जिक्र मैंने आपको अभी ऊपर किया। एक पॉइंट आपको और मिल गया कि एसटी कॉलेज क्या है, एसटी कॉलेज लेक पोइट्री के हिस्सा है और एसटी कॉलेज साथ ही साथ ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। जो पोएट्स लेक पोइट्री का हिस्सा है वही जो है ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स का हिस्सा है। जो रोमांटिक पोइट्री है वह दो हिस्सों में बांटी जाती है, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, तो ओल्ड जनरेशन में रॉबर्ट सदे, एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं। यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में जॉन कीट्स, पीबी शेली और साथ ही साथ लॉर्ड बायरन आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह क्वेश्चन ये है कि लेक पोइट्री में कौन आता है, तो लेक पोइट्री में यहाँ कीट्स को छोड़ करके बाकी तीनों लोग आते हैं। रॉबर्ट सदे की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि रॉबर्ट सदे जो है लाउरिएट पोएट थे और रॉबर्ट सदे की मौत 1843 में होती है। उनकी मौत के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को लाउरिएटशिप मिलता है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि रॉबर्ट सदे का जॉन कीट्स से, लॉर्ड बायरन से और पीबी शेली से जरा सा भी पटरी नहीं खाती थी। वे आकर आप ये मैं कहूं कि बहुत बड़े आलोचक थे इन सबके, और इन्होंने ही एक वर्ड दिया है सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री का कॉन्सेप्ट, रॉबर्ट सदे की देन है। रॉबर्ट सदे ने ये वर्ड यूज किया है सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। तो जो सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री है उसमें उन्होंने पीबी शेली को भी शामिल किया है। तो और साथ ही साथ एक कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री आया था, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में जॉन कीट्स आते हैं। तो यू विल कम टू नो कि रॉबर्ट सदे
ओल्ड जनरेशन से थे और ये यंग जनरेशन के जो पोएट्स थे उनसे उनका मैच, उन आइडियोलॉजी का आप कह सकते हैं बहुत डिफरेंस था। और रॉबर्ट सजे के जैसे मैंने बताया डाइड इन 1843 और उसके बाद लाउडियरशिप पोएट उनके हाथ से निकल जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के हाथ में आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो भी बात की जाएगी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ आपके यहाँ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। विलियम वर्ड्सवर्थ को जो लाउडियरशिप मिला वो 1843 में मिला। 1843 से 1850 तक लाउडियरशिप इनके हाथ में था। इनके मरने के बाद लाउरियरशिप टेनिसन के हाथ में जाता है। लेकिन वर्ड्सवर्थ के साथ एक चीज रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने आपको क्या दिया हुआ था। एक तो इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्रीफेस टू लिरिकल बायलार्ड जो आपका 1800 में आया हुआ है। वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स का कंट्रीब्यूशन कॉलेज के साथ दिया है, जिसमें लिरिकल बायलार्ड के फर्स्ट वॉल्यूम में दिया हुआ है जो 1798 में आया हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स है। उन इंपॉर्टेंट पोएम्स में हर आदमी को पता होना चाहिए। ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी है, टिंटेनाबे है, द प्रील्यूड है। इसके अलावा कुछ स्मॉल पोएम्स है, डैफोडिल है और द सॉलिटरी रीपर है, लूसी पोएम्स है, एजुकेशन ऑफ नेचर थियरी शी ग्रीव है, कोड टू ड्यूटी है, कुक्कू है, यू विल कम टू नो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कुछ लाइंस है जो द प्रील्यूड का हिस्सा है। वो है एक चीज वहां पे रेनबो करके है। रेनबो से एक लाइन बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो उनका एक एपिग्राम है या स्टेटमेंट है। ये पहली बार रेनबो में यूज किया गया था। इसके अलावा उनका अपना थियरी भी है, पोएटिक थियरी भी उन्होंने दिया हुआ है कि पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, पोएट्री इज द काउंटीनेस ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ पे अगर मैं ये कहूँ कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ नहीं, आप सारे लोग इसमें माहिर हैं, इस फील्ड के स्कॉलर्स हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ केवल मैं इतना बात कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं अच्छे ढंग से। जहां तक बात आती है लॉर्ड बायरन, तो लॉर्ड बायरन जो है थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी थॉट के पोएट रहे और उनकी अंडरस्टैंडिंग आप देखें, सॉरी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था, फिर जो बच्चे जॉन कीट्स हो गए हैं, रॉबर्ट सजे, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको मैंने बता दिया है कि ये चीजें रही है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें यह है कि हु डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, उसी से मिलता जुलता है। ओल्ड जनरेशन, यंग जनरेशन, इस पे मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सब कुछ पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ, जो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, वो लेक स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ किससे बिलोंग करते हैं, वो आपके ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब जो बचे हुए लोग हैं, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली और जॉन कीट्स, ये सब के सब किससे बिलोंग करते हैं, यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं। लॉर्ड बायरन का अपना काफी कुछ कंट्रीब्यूशन था। उनका एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है कि एक सुबह मैं जागा और मैंने अपने आप को फेमस पाया, जो है वन मॉर्निंग आई अवोक एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस करके, इस तरह से एक उनका स्टेटमेंट है जो लॉर्ड बायरन का है। जहां तक पीवी शैली की बात है तो पीजीटी के लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है कि रिवोल्यूशनरी पोएट थे और मेरी शैली के साथ ये इलोप कर गए थे। मेरी शैली डॉटर थी विलियम गॉडविन की, जिन्होंने एक किताब लिखा था पॉलिटिकल जस्टिस। पीवी शैली से एक क्वेश्चन बहुत आता है कि ओड टू द वेस्ट विंड, यह किसमें लिखा गया है, टर्जा राइमा में लिखा गया है। अभी और सारा बात पीबी शैली को लेकर के हो रही थी और इनका एक और ओड है जो ओड टू स्काईलार्क है, जिसमें एक लाइन है, आर्ट स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट, वो पीबी शैली का है। और ओड टू द वेस्ट विंड में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ विंटर कम्स शैल स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ये सब शैली का। और वो रिवोल्यूशनरी पोएट थे। उनका एक पैम्फलेट था नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म, जिसको उन्होंने लिखा था, उनको उसकी वजह से उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो ये सारी चीज पाते हैं। बाकी जॉन कीट्स का पोएट्स ऑफ ब्यूटी है, पोएट्स ऑफ ब्यूटी के अलावा किंग ऑफ ओड है और कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के अलावा जो है यंग जनरेशन ऑफ पोइट्रीज बिलोंग करते हैं। ही डाइड इन द प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ, सच थिंग्स यू फाइंड। तो किड्स को लेकर के या और उन लोगों को लेकर के बहुत ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है कि जहाँ पे जो आप ना जानते हो।
किड्स का ओड हर आदमी को अपने फिंगर से ही काउंट कर लेना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनका ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू साइकी है, ओड टू आटम है, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है। मतलब यू विल कम टू नो कि बहुत सारा चीज उनका है, और उनका एक बहुत फेमस लाइन है कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ऑल दिस थिंग या ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वी ऑल नो इट वेरी वेल कि इन डायमियन से लिया गया, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से। सो यू फाइंड कि ये जो लाइन है, जो चीजें हैं, जो कॉमन बातें चल रही हैं, वो सब चीजें हर आदमी को पता होना चाहिए। केवल क्वेश्चन में इतना नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए गलत है, विलियम वर्ड्सवर्थ, इतने से ही काम नहीं चलेगा। आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, लॉर्ड बायरन के बारे में, जॉन कीट्स के बारे में, पीबी शेली के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। Now the next question, question number 4, that is who is not the part of angry young man group। अभी जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसमें मैं केवल आपको उसके राइटर्स को लेकर के बात करूंगा। बाकी ये जितने स्कूल हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको मैं लिटरेरी टर्म में डिस्कस करूंगा कि एंग्री यंग मैन जो ग्रुप है ये क्या था, इसमें क्या क्या खासियत थी, क्योंकि उसको एक या दो लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसके सारे पॉइंट्स बना करके मैं दूसरे मतलब कल वाले में मेरा उद्देश्य है कि मैं उसमें शेयर करूंगा। आज मैं उससे जुड़े राइटर्स को ले रहा हूँ। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, जो एंग्री यंग मैन अब जो ग्रुप है, इट वाज अ ग्रुप ऑफ नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आते हैं, 1950 के बाद उनका अपना आता है। और ये ऐसे ग्रुप थे जो सिस्टम के खिलाफ थे, जो सिस्टम उस समय का था उस सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं थे, दे वर अगेंस्ट द सिस्टम। और इसमें आप देखते हैं कि एक नाम है जॉन ऑसबर्न, दूसरा है हैरोल्ड पिंटर, तीसरा है फिलिप लार्किन, चौथा है जॉन वेन, पांचवा है एलान सिलीटो, SILLITOE, छठा है TS एलियट। मीन्स ऑप्शन F TS एलियट ये गलत है। क्यों? TS एलियट जो है उनका अपना लिटरेरी करियर 1948 के बाद खत्म है। 1948 में उनको नोबेल प्राइज मिलता है, और TS एलियट मॉडर्न एज के पोएट हैं। और जो एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट है यह पोस्ट मॉडर्न एज का है। और एंग्री यंग मैन में एक बड़ा नाम जॉन ऑसबॉर्न का है। जॉन ऑसबर्न जो एक ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने एक ड्रामा लिखा है लुक बैक इन एंगर, और यह 1956 में आया है, जिसमें पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस को लेकर के जिक्र किया गया है। जिसमें एक कैरेक्टर है जिमी पॉर्टर, वह एक अच्छी जो है यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड है बट अनएम्प्लॉयड है, उसकी शादी एक बड़े घर में होती है। तो उस तरह का जो एक रिलेशनशिप है या पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस जो है उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई। तो एक बड़ा नाम जॉन ऑसबर्न, और जॉन ऑसबर्न ने क्या लिखा, लुक बैक इन एंगर। और जो लुक बैक इन एंगर यह एक ऐसा प्ले है जो किचन सिंह ड्रामा का एग्जाम्पल है। और आप ये देखेंगे कि उसमें भी उस सिस्टम के खिलाफ जो है एक आवाज है, जिसमें एब्यूजिंग है, ह्यूमिलिएशन है, all these things you can understand, and the problems of a young boy who is educated from a well known university but he does not have anything at all, उसका हाथ इनपुटी है। हैरोल्ड पिंटर जो है ये भी बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, इनको 2005 में नोबेल प्राइज मिला था। अगर आपको याद होगा उनका एक वर्क मैं बार बार बात करता हूँ, द बर्थडे पार्टी, जिसमें जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का कॉन्सेप्ट है। फिलिप लार्किन एक बड़े पोएट है पोस्ट मॉडर्न एज के, उनका एक पोयम है जिसका नाम चर्च गोइंग है, जिसमें उन्होंने उसकी मॉकरी की हुई है, वो चीज रहे। जॉन वेन और एलान सिलिटो के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, ये ऑप्शन में था इसलिए मैंने रखा, लेकिन आपको को ये जरूर पता होना चाहिए कि ये किसका हिस्सा है, एंग्री यंग मैन का हिस्सा है। TS एलियट बड़ा नाम है, और काफी कुछ आप जिनके बारे में जानते हैं कि इनका मास्टरपीस है द वेस्टलैंड, जो 433 लाइन में 5 सेक्शंस में डिवाइड है। उसकी एक पहली लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की लाइफ को लेकर के जिक्र करता है या उसमें बात की गई है। और इनको जो है पोइटिक ड्रामा की रिवाइवल के लिए याद किया जाता है, और इनको एज अ क्रिटिक याद किया जाता है। क्रिटिसिज्म में इनका 3 आर्टिकल बड़ा फेमस है। वह कौन कौन सा है? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो 1917 में आया, जिसमें उन्होंने थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी दिया हुआ है। दूसरा उनका ऐसे था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जिसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, 1919 में आता है। तीसरा आपका जो उनका क्रिटिकल एसे है जिसका नाम है मेटाफिजिकल पोएट, जो 1921 में आता है, जिसमें डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को लेकर के बात की गई है। So in this way you came to know about what you came to know question number 4. Now question number 5, who is not known as
ट्राइब ऑफ बेन आर सन्स ऑफ बेन, ये कई बार पूछा जा चुका है कि कौन ट्राइब ऑफ बेन कौन थे या सन्स ऑफ बेन कौन थे। ये जो कॉन्सेप्ट आता है ट्राइब ऑफ बेन या सन्स ऑफ बेन, आपको याद करना है या समझने की कोशिश करना है, यह कैरोलिन एज का हिस्सा और कैवालियर पोइट्री का हिस्सा है। जो कैरोलिन एज है वो जैकोबियन एज के बाद आता है। जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक था। उसके बाद जो एज आता है उसको कैरोलिन एज कहा जाता है। उस एज में चार्ल्स फर्स्ट जो है किंग थे, और उसी समय एक ग्रुप ऑफ पोएट्स होते हैं, और वो ग्रुप ऑफ पोएट्स जो थे उन्होंने अपना अगर आइडियल कहा जाए किसको माना था, बेन जॉनसन को माना था, और अपने आप को सन ऑफ बेन कहे। और जो सन ऑफ बेन कहे यह जो टाइटल दिया था रॉबर्ट हेरी का ही टाइटल था। इसके अलावा मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि इसमें ट्राइब ऑफ बेन या सन्स ऑफ बेन कौन नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सब है जी में, जॉन डन नहीं है। जॉन डन सन ऑफ बेन नहीं थे। क्यों? चूंकि जॉन डन खुद बेन जॉनसन के कंटेम्परेरी थे। जॉन डन जो है पोइट्री के फील्ड में एक बड़ा नाम था, बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के फील्ड में बड़ा नाम था। बेन जॉनसन को जॉन डन ने इमिटेट नहीं किया, बल्कि जॉन डन की अपनी एक खुद पहचान थी। बल्कि जॉन डन को छोड़ करके जितने लोग हैं सभी ने बेन जॉनसन को इमिटेट किया हुआ है। जिन लोगों ने इमिटेट किया मैं उनका नाम ले रहा हूँ, रॉबर्ट हेरिक है, थॉमस केरिव है, सर जॉन सकलिंग है, रिचर्ड लवलेस है, थॉमस रैंडोल्फ है, विलियम कार्टराइट है, और सबसे लास्ट में मैंने जिनका नाम लिया हुआ है तो इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जॉन डन है, जॉन डन फादर ऑफ फिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है। हेलो, वॉइस नहीं क्लियर हो रही है सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज मेरी जा रही है? सर ने एक फोन अटेंड किया है। आवाज मेरी जा रही है? अब आ रही यस है। सर। Yeah, actually, I was telling you कि when you go with question number 5, you will come to know कि जॉन डन जो है फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के हैं। जॉन डन जो है जैकोबियन एज में आते हैं। जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक रहा है। जैकोबियन एज के जो बादशाह थे उनका नाम था जेम्स फर्स्ट। जैकोबियन एज क्वीन एलिजाबेथ के बाद आता है। जॉन डन का जो खासियत थी वो खासियत ये थी कि उन्होंने एक नई तरह की पोइट्री को जन्म दिया जो एलिजाबेथन पोइट्री के अगेंस्ट में आती है। जॉन डन की पोइट्री में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन है। जॉन डन की पोइट्री में एडवोकेसी है, एडवोकेसी ऑफ ट्रूथ है, एंड यू विल कम टू नो फारफेच्ड इमेजेस है, सो मेनी नया थिंग्स यू फाइंड। बहुत ज्यादा यूज ऑफ हाइपरबली है, सिमली है, मेटाफर है। तो जॉन डन ने कभी भी बेन जॉनसन को अपना आइडियल नहीं माना, बल्कि वो बेन जॉनसन के कंटेम्परेरी थे। और जॉन डन ने जिस पोइट्री को जन्म दिया उसका नाम मेटाफिजिकल पोइट्री था। मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक माने फिजिकल, जो फिजिकल वर्ल्ड हमारे सामने है उसके बियॉन्ड जाकर के उनकी इमेज रही बातें करते हैं। और एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि मेटाफिजिक्स शब्द का यूज सबसे पहले जॉन ड्राइडेन ने किया। मेटाफिजिक्स टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन ड्राइडेन फॉर द पोइट्री ऑफ जॉन डन, बट इट वॉज क्वाइंड बाई डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। जॉन डन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फादर हैं, लेकिन मेटाफिजिक्स शब्द को जो यूज किया गया वो किसके द्वारा यूज किया गया? वह जॉन ड्राइडेन के द्वारा यूज किया गया। उसको क्वाइन जो करने वाला है वो कौन है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इनमें से कौन बेन जॉनसन को अपना आइडियल नहीं माना है? कौन नहीं माना है? जॉन डन नहीं माने, बाकी सबने माना है। और ये जो सब है, जो ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं, एक कैवालियर स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं, जिनकी स्मॉल पोएम्स थी, जिनका एक कॉन्सेप्ट था सीज कार्पडीम। कार्पडीम एक शब्द है। कार्पडीम का मतलब होता है सीज द डे, कि द डे इज पासिंग and they implore their beloved, they request their beloved कि the day is passing now, we are in you can say कि अभी हम लोग यंग एज में है and it will pass very soon, उसके बाद हम ओल्ड एज में हो जाएंगे। तो सीज द डे का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा कार्बन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नॉट द पार्ट ऑफ लास्ट जनरेशन? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।
एक तो यही पूछा जा चुका है, लास्ट जनरेशन कॉन्सेप्ट किसका है, और ये टीजीटी पीजीटी में कई बार आ चुका है, लेकिन मैंने क्वेश्चन का नेचर बदल दिया, इसलिए बदल दिया है कि आपको ये पता हो कि कौन नहीं है, और साथ ही साथ आपको ये पता हो जाए कि कौन कौन है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था ये विलियम फाकनर को लेकर के पूछा गया था, और मैंने यहाँ पे सब कुछ इंडिकेट कर दिया है कि लास्ट जनरेशन में कौन कौन से लोग आते हैं। लास्ट जनरेशन में अर्नेस्ट हेमिंगवे, अमेरिकन आपके नॉवलिस्ट, वो आते हैं। विलियम फॉकनर, वो भी आते हैं। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड आते हैं। जॉन डॉन पैसॉस आते हैं। सिनक्लेयर लीविस आते हैं। कौन नहीं आता? कमला दास नहीं आती। कमला दास इंडियन पोएटिस है, और कमला दास कन्फेशनल पोइट्री की राइटर है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ये भी जान लेना चाहिए कि कमला दास कौन सी पोइट्री की राइटर है? कन्फेशनल पोइट्री। कन्फेशनल पोइट्री इज अ टाइप ऑफ पोइट्री इन विच द पोएटिस आर पोएट कन्फेसेस समथिंग जो कि उसके दिल दिमाग में चल रहा, उसको वह खुल करके स्वीकार करती है, ऐसा हुआ और ऐसा मैं सोचती थी। दीज थिंग्स यू फाइंड। तो हियर यू विल कम टू नो कि ये एक लास्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें ये चीज, ये लोग आते हैं और ये लोग नहीं आते हैं। तो कमला दास नहीं आती। कमला दास की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है जो जेंडर को लेकर के बात करती है, एन इंट्रोडक्शन। उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, माई स्टोरी। अगर कभी जिंदगी में आपको मौका मिलेगा तो आप माई स्टोरी जरूर पढ़िएगा, जो जेंडर को लेकर के तमाम इश्यूज है, तमाम बातें वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो माई स्टोरी भी पूछा जा चुका है, एन इंट्रोडक्शन भी पूछा जा चुका है, और साथ ही साथ लास्ट जनरेशन में कौन आते हैं ये पूछा जा चुका। उसमें ऑप्शन जो दिया गया था विलियम फाकनर, लेकिन आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे बड़े पॉपुलर है, इनका नाम, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का नाम, इन तीनों का ABC, इन तीनों का नाम जरूर ध्यान में रखिए। चाहे आप जो है और को छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो तीन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज नॉट द पार्ट ऑफ स्कॉट ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉट ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स का मतलब ये हो गया कि आपको खुद ब खुद इससे पता चल रहा है कि स्कॉटलैंड से है, कि कुछ उसमें से रोमांटिक पोएट्स में से कुछ पोएट्स ऐसे थे जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, और इनमें जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से एक ऐसे हैं जो कि वहां से नहीं बिलोंग करते हैं। तो आप जो देखेंगे कि जो हमारे सामने जो ऑप्शन है वो कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो वॉल्टर स्कॉट है, और एक जो है थॉमस कैंपबेल है, एक थॉमस मूर है, और विलियम ब्लेक है। विलियम ब्लेक इंग्लैंड में पैदा हुए थे, उनका संबंध स्कॉटलैंड से नहीं था। बाकी तीनों लोग जो है क्या है आपके स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। तो हु इज द पार्ट ऑफ स्कॉट ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स? वॉल्टर स्कॉट, थॉमस कैंपबेल, थॉमस मूर, लेकिन एक नहीं है, वो कौन है? विलियम ब्लेक नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सर वॉल्टर स्कॉट, जो कि आपको पता है कि एक बड़े राइटर भी हैं वॉल्टर स्कॉट, और वॉल्टर स्कॉट का अपना नाम ही है काफी, और वो हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट भी है सर वॉल्टर स्कॉट। इसके अलावा अगर आप एक नाम और जो है यहाँ पर विलियम ब्लेक है। विलियम ब्लेक की खासियत ये थी कि विलियम ब्लेक ने द टाइगर द लैम नाम का लिरिक लिखा। द टाइगर जो है डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड को दिखाता है, और द लैम आपका कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड दिखाता है। द टाइगर एंड द लैम दोनों मिस्टिकल पोयम्स है, दोनों लिरिक है, दोनों मिस्टिकल पोयम्स है। द टाइगर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है, द लैम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। और जो विलियम ब्लेक थे वो वेल नोन सिंबोलिस्ट पोएट है, रोमांटिक एज के बहुत ही अच्छे सिंबोलिस्ट पोएट है। और साथ ही साथ उनकी कुछ पोएम्स ऐसी है जिसमें प्रोफेटिक विजन मिलता है। अगर आपको याद होगा, अभी जब मैं आपसे पहले वाले सेक्शन में मैंने जब डील किया था, या जब मैंने जिक्र किया था, अगर आपको याद होगा किस चीज का मैंने जिक्र किया था, जस्ट दैट वाज एपिक को। तो एपिक में लेकर के मैंने आपको बताया था प्रोफेटिक विजन उनकी पोयम में, जेरूसलम में, मिल्टन में, फोर्जोवाज में देखने को मिलता है। तो विलियम ब्लेक एक बड़ा नाम है। इनकी एक लिरिक रहा है जिसका नाम है लंदन, एक नाम से उन्होंने लिरिक लिखा था। एक और नाम है नट्स सांग करके उनका लिरिक है। ये सब बड़े फेमस है। द टाइगर द लैम तो मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। द टाइगर द लैम मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। और द टाइगर कहाँ से लिया गया? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है। द लैम कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। ये चीज हमें पता होना चाहिए।
उसके बाद है हु इज नोन एज द लास्ट रोमांटिक पोएट, किनको लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है? तो इसमें जो आंसर है सॉरी जो ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, विलियम बटलर येट्स या टी कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी है, विलियम बटलर येट्स को लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। अब आप कहेंगे वो आते हैं मॉडर्न एज से और आप उनको लास्ट रोमांटिक पोएट, तो मैं नहीं कहा हूँ, ना मेरा कहने का कोई अख्तियार है। उन्होंने एक पोयम लिखा था लेक आई लव इनिस्फ्री करके, अगर आपको याद होगा जो लिरिक है, बहुत ही खूबसूरत पोयम है। उसमें वो कहते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ। तो इनिस्फ्री जाने की बात करते हैं। इनिस्फ्री का जो उन्होंने उसको उस जगह को लेके जो इमेजिन किया हुआ है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है और रोमांटिसिज्म की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर नजर आती है। इसलिए इनको उस पोयम की वजह से और इनके कुछ और अर्ली पोयम्स है जिसमें मॉडर्न एज में रहते हुए भी इन्होंने रोमांटिसिज्म की सारी चीजों को अपनी पोयम में जगह दी है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? प्री रोमांटिक, सॉरी लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लास्ट रोमांटिक पोएट। इनको 1923 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला हुआ था। किसको? विलियम बटलर येट्स को। ये जो है पोएट के रूप में फेमस है। इनकी और पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम है, लीडा एंड स्वान है, उसके अलावा द सेकेंड कमिंग है, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर है। इनकी पोयम में मिथ है, एल्यूजन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंबल्स है, इमेजेस है, काफी कुछ आपको देखेंगे कि ये मॉडर्न एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट में शुमार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जो ऑप्शन है जीएम हॉपकिंस, टी एस इलियट, थॉमस हार्डी, विल्फ्रेड ओवेन। तो इसका जो आंसर सही है वो ए है, जीएम हॉपकिंस जो है, जीरार्ड मैले हॉपकिंस, ये मॉडर्न एज के पहले पोएट है। जीरार्ड मैले हॉपकिंस इज द फर्स्ट पोएट ऑफ मॉडर्न एज, इज द फर्स्ट पोएट ऑफ मॉडर्न एज। और कैसे हैं? नॉट थीमेटिकली बट टेक्निकली। इन्होंने कर्टल सॉनेट को जन्म दिया, 10.5 लाइन के सॉनेट को कहा जाता है। इन्होंने हॉरिबल या टेरिबल सॉनेट को जन्म दिया। जो हॉरिबल या टेरिबल सॉनेट है उसमें जो है हॉरर थीम था, चूंकि सॉनेट में पहले लव थीम ही था, बाद में रिलीजन को लाया गया, लेकिन समथिंग हॉरिबल थीम को लेकर के उन्होंने उसको कहा। इनका एक बहुत फेमस सॉनेट है, दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड, जिसमें वो कहते हैं व्हाई द सिनर्स वेज आर प्रॉस्पेरस। टी.एस. एलियट को मैंने कई बार जिक्र किया। हार्डी जो है रीजनल नॉवलिस्ट है, जो ऑप्शन में आपके यहाँ है, हार्डी रीजनल नॉवलिस्ट है। और हार्डी जो है एक ऐसे पोएट हैं जो विक्टोरियन और मॉडर्न एज को जोड़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हार्डी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जिसमें द वाइसेस है और डार्कलिंग थ्रस है, आफ्टर वर्ड्स है, कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेंस है, टू एन अनबॉर्न पापा चाइल्ड है, और ड्रमर हॉज है। ड्रमर हॉज उनका वार पोयम रहा है, वो उनका पोयम रहा है। बाकी नॉवेल में आपको पता है टेस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड है, फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, लीव दैट वाज समथिंग अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, जूड द ऑब्स्क्योर है जिसको बैन कर दिया गया था ऑब्स्टिनिटी की वजह से। सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो। और वो रीजनल नॉवलिस्ट है, उनके नॉवल की सेटिंग कहाँ पर है? वेसेक्स में है। एक और ऑप्शन स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9 का, जो डी ऑप्शन है, विल्फ्रेड ओवेन। विल्फ्रेड ओवेन वॉर पोएट थे, ही वाज अ वॉर पोएट, और उन्होंने वार की आलोचना की है। वो ट्रेंच पोइट्री का हिस्सा। ट्रेंच पोइट्री उस पोइट्री को कहा जाता है जो ऐसे पोएट जो सैनिक थे और खाई में बैठ करके, ट्रेंच का मतलब खाई, बंकर, बंकर में बैठ करके उन्होंने पोइट्री को लिखा, उसको ट्रेंच पोइट्री कहा जाता है, जहाँ पे वार का टेरिबल सिचुएशन पैदा किया गया है। All this to be fine. Now the question number 10 is कि who bridges both Victorian and modern ages? That is Thomas Hardy, G.M. Hopkins, Matthew Arnold, Robert Bridges. अनडाउटली क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए, टॉमस हार्डी विक्टोरियन और मॉडर्न एज को जोड़ने का काम करते हैं। हार्डी को मेलियोरिस्टिक पोएट भी कहा जाता है। मेलियोरिस्टिक पोएट वह पोएट होता है जिसमें ऑप्टिमिज्म, पीसिमिज्म दोनों उनकी पोएम में नजर आती है। ये चीज आप आफ्टर वर्ड्स में भी देख सकते हैं, डार्कलिंग थ्रश में भी देख सकते हैं, टू एन अनबॉर्न पापा चाइल्ड में भी देख सकते हैं, ड्रमर हाज में भी देख सकते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेंस में भी देख सकते हैं, द वॉइसेस में देख सकते हैं। व्हाट वाज द पोएम ही हैज रिटन, यू कैन जस्ट डिफाइन द ब्लेंडिंग ऑफ व्हाट, द ब्लेंडिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पीसिमिज्म। इसीलिए उनको क्या कहा गया? मेलियोरिज्म कहा गया। और जो ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे वो कौन थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग थे।
और साथ ही साथ जो पेसिमिस्टिक थे वो कौन थे, मैथ्यू अर्नोल्ड थे। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का भी ऑप्शन दिया गया कि मैथ्यू अर्नोल्ड क्या है, पेसिमिस्टिक पोएट है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने टचस्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट दिया था, फिलिस्तीन का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने डिसइंटरेस्टेड एंडेवर का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कहा पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, उन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म इज एन आर्ट टू लर्न एंड प्रोपागेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। जीएम हॉपकिंस मैंने आपसे जिक्र कर लिया है, रॉबर्ट ब्रिज पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ। सर Okay. Now question number 11, which of the following is mismatched? रियल नेम pseudonym, अगर आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको एक दो मिल जाएगा। एजी गार्डिनर का जो रियल नेम और सूडोनिम आपको पता है, अभी हम लोगों ने उस दिन भी जिक्र किया था कि चार्ल्स लैम्ब का सूडोनिम क्या है, इलिया है। ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें ज्यादातर जो पॉपुलर राइटर्स हैं उनको मैंने लेने की कोशिश की है, उनके आगे उनका सूडोनिम है। एजी गार्डिनर ने अल्फा ऑफ द प्लफ के नाम से लिखा हुआ है। एजी गार्डिनर इनका रियल नेम है, उनका सूडोनिम अल्फा ऑफ द प्लफ है। चार्ल्स लैम्ब का सूडोनिम इलिया है, ये सही है, सब सही है। जहां गलत होगा मैं आपको बताऊंगा। चार्लोटी ब्रॉन्टी का इलेन एलिन, चार्लोटी ब्रॉन्टी जो है ब्रॉन्टी सिस्टर्स करके रही हैं, उसमें से चार्लोटी ब्रॉन्टी रही हैं, ये भी रीजनल नॉवेलिस्ट में इनका नाम आता है। और साथ ही साथ जो है यू विल कम टू नो कि उस समय के जहाँ पे फीमेल नॉवेलिस्ट कम थी उसमें एक बड़ा नाम चार्लोटी ब्रॉन्टी का जो नाम, सॉरी चार्लोटी ब्रॉन्टी का जो नाम है क्यूरेल बेल क्लो करके है। क्रिस्टीना रॉसिटी का नाम इलेन एलन है। इरिक ब्लेयर, ये पूछा जा चुका है, इरिक ब्लेयर किसका नाम है, जॉर्ज ऑरवेल का नाम है इरिक ब्लेयर। जॉर्ज ऑरवेल का ओरिजिनल नेम इरिक ब्लेयर है। जीएल डॉक्सन का नाम क्या था, लिविस कैरोल। लिविस कैरोल ही हम लोगों को पता चलता है कि वी ऑल हैव हर्ड लिविस कैरोल, और मुझे याद है कि उनका अपना काफी इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन लिविस कैरोल का ओरिजिनल नेम क्या है, जीएल डॉक्सन है। चार्ल्स डिकेंस ने बॉस के नाम से लिखा है, हिल्डा डूलिटिल एचडी के नाम से लिखते थे, हेनरी गिब्सन जोहान के नाम से, रॉबर्ट लिन वाई, रॉबर्ट लिन का फेमस रहा। मेरी एंड इवेंस जेन ऑस्टिन, ये गलत है। मेरी एंड इवेंस का जो निक नेम था वो जॉर्ज इलियट रहा है। मेरी एंड इवेंस का जो निक नेम है जॉर्ज इलियट है। जॉर्ज इलियट विक्टोरियन एज की रियलिस्टिक नॉवलिस्ट रही हैं। उनका जो नॉवेल रहा है सिलास मैरिनर था और मिलान द फ्लास, ये एक बड़ा वो रहा। तो मेरी एंड इवेंस किसका नाम रहा है, जॉर्ज इलियट का। बाकी जहां तक जेन ऑस्टिन मैंने ऑप्शन में दिया, आपको पता है वो डोमेस्टिक नॉवलिस्ट रही जेन ऑस्टिन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, लोकल कलर, नेम ऑफ द राइटर। वेसेक्स हार्डी से जुड़ा, ये तो आपको समझ में बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि किस नॉवलिस्ट ने कौन से रीजन को लिया अपनी बात को रखने के लिए। थॉमस हार्डी, वेसेक्स किससे जुड़ा है, थॉमस हार्डी से जुड़ा है। ससेक्स किससे जुड़ा है, शीला के स्मिथ से जुड़ा हुआ है। द मिडलैंड्स किससे जुड़ा है, जॉर्ज इलियट से जुड़ा है। मालगुडी आर के नारायण से। योगना पाथावा विलियम फाकनर से जुड़ा है। नॉटिंघम शायर डीएच लॉरेंस से जुड़ा है। द मिसिसिपी रीजन मार्क ट्वेन से। यॉर्क शायर अर्नोल्ड बेनेट का दिया जा रहा है। एंड यू विल कम टू नो कि जो यॉर्क शायर है वो अर्नोल्ड बेनेट का ना हो करके चार्लोटी ब्रॉन्टी का रहा है। यॉर्क शायर से कौन रिलेटेड रहा, चार्लोटी ब्रॉन्टी। और ऑप्शन में उसको एक्सप्लेन किया गया है। यॉर्क शायर गलत, यहाँ पे मैचिंग है। यॉर्क शायर से कौन जुड़ा था, चार्लोटी ब्रॉन्टी, ब्रॉन्टी सिस्टर्स जो आई थी। इसमें वेसेक्स का कई बार पूछा जा चुका है। वेसेक्स और ससेक्स, ससेक्स से कौन जुड़ा हुआ है, शीला के स्मिथ। द मिडलैंड से जॉर्ज इलियट। मालगुडी से आर के नारायण। योगना पाथवाफा विलियम फाकनर। नॉटिंघमशायर डीएच लॉरेंस। द मिसिसिपी रीजन मार्क ट्वेन। यॉर्कशायर अर्नोल्ड बेनेट। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो डीएच लॉरेंस हैं इनको वॉर नॉवलिस्ट भी कहा जाता है। नंबर 1 पॉइंट, इनके नावल में मैन वुमेन रिलेशनशिप है। यह जो है मॉडर्न एज के शुरुआती दौर में आए हुए हैं। इनके जो इम्पोर्टेंस नॉवेल्स हैं उनमें से सन्स एंड लवर्स, रेनबो और कंगारू,
इसके अलावा आपका वीमेन इन लव, सो मेनी नॉवेल्स यू विल कम टू नो कि जो इनका रहा जिसमें मैन वुमन रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने बात की है। तो ये काफी फेमस नाम है अर्ली 20th सेंचुरी का जो नॉवलिस्ट है। तो डी.एस. लॉरेंस पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉटिंघम शायद तो उनसे जुड़ा ही है, लेकिन और क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। वॉर नॉवेल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की लाइफ को लेके जिक्र करते हैं कि इन्वायरमेंट में कितनी दिक्कत आती है वहां पे, और मैन वुमन रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने खुल करके बात किया है। उनका एक बहुत ही फेमस नॉवेल था जो बैन कर दिया गया था, दैट वाज द जस्ट मिसिंग द नेम। कैन एनीवन टेल मी? शिशिर अगर जुड़े हैं। सन्स एंड लवर्स तो था, लेकिन एक और था, अभी दिमाग से नहीं आ रहा। नो नो नो, रेनबो वगैरह सब बहुत फेमस है। लेडी चैटरलीज लवर, लेडी चैटरलीज लवर, ये भी उनका एक नॉवेल था। तो ये सब चीजें हमें जो है ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये जो है 2013 के पीजीटी में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, मैंने उसकी सिचुएशन बदल दी है। एक मैंने वहां पे पाया, मैंने उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कर दी है। तो 2013 के पीजीटी में आया हुआ, लेकिन यह कॉमन क्वेश्चन है। वो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह ऐसा कोई एक सिलेबस का नहीं कि आथर वो पीजीटी वाले इसमें नहीं उसमें नहीं। ये जो है रेटिक एंड प्रोसोडी का क्वेश्चन है। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? द टर्जा राइमा इज द स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स करेक्ट है। टर्जा राइमा का ही पूछा गया था वहां पर 2013 के पीजीटी में। टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, 3 लाइन्स के स्टैंजा को कहा जाता है। पीबी शेली ने ओ टू द वेस्ट विंड में इसका यूज किया है। ऑक्टेव इज द स्टैंजा ऑफ 8 एंड सेस्टेट 6 लाइन, सही है। और आपको ये पता है कि पेट्रार्च ने अपने सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया। ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा। शेक्सपियर सोनेट्स हैव 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट, सही है। इसका राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी, बिल्कुल सही है। स्पेंसरियन स्टैंजा हैज 9 लाइन्स एंड अट्वा राइमा हैज 8 लाइन्स, बिल्कुल सही है। ऊपर का डी ऑप्शन छूट गया। पेट्रार्चन सोनेट हैज ऑक्टेव एंड सेस्टेट, सही है। इट्स राइम स्कीम इज ए बी बी ए सी डी ई, बिल्कुल सही है। स्पेंसरियन स्टैंजा हैज 9 लाइन्स एंड अट्वा राइमा हैज 8 लाइन्स, सही है। टर्सेट इज द स्टैंजा ऑफ 6 लाइन, ये गलत है। टर्सेट इज द स्टैंजा ऑफ 3 लाइन। जैसे टर्जा राइमा 3 लाइन्स का है, वह इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, ऐसे ही टर्सेट है। सेस्टेट को टर्सेट में भी डिवाइड किया जाता था। सेस्टेट 6 लाइन्स होता था, उसको जब और डिवाइड किया जाता था तो टर्सेट में होता था। Here, sir. नाउ या Sir, the Tarja Raima. या Hello. Sir, Getting you. so far, so far I know the Tarja Raima is a interlinked rhyme, and it is not the 3-line stanza, sir. If we look at the poem Ode to West Wind, there are almost 10 lines in a stanza, and the rhyme scheme is ABA BCB CDC ऐसे करके है sir. So the stanza is of 3 lines. When you talk about Tarza Raima, then remember that this is the stanza of 3 lines, but that stanza is already, you told me, that is interlinked, and you will come to know कि when you say that there is a 10 lines in each stanza, not 10 lines, but there is what? There is the 12 lines in each stanza, and the whole poem is divided into 5 Yes, stanzas in Ode to the West Wind. There are not 10 lines, but 12 lines. And you will come to know that is Yes, sir. interlinked, and each 3 stanza is the unit of that stanza. Each 3 lines of a stanza is the unit of that stanza, and this stanza rhyme, it refers to only 3 lines stanza. That is that has been interlinked by T.S. Eliot. That has been interlinked by T.S. Eliot. But you will come to know that each 3 lines of that stanza, that is a separate stanza, and this separate stanza does not mean you don't find the full stop. You don't find the full stop.
Actually, those things are interlinked. Okay, okay, sir. That is the pattern used by P.B. Shelley. That is the pattern. But when the question comes, Meaning see you, what is stanza rhyme? yeah, you meaning When you the want to say that it is a small stanza or a kind of unit within a stanza. yeah, within a stanza, and you when you talk about there are the 12 lines, then that 12 lines have been only used by P.B. Shelley only in that poem. But when you go any other poem that is written in Tarza Rhyma, there is no need कि ultimately there are the 12 lines. Sometimes you will find that कि 3 का और भी बढ़ा सकते हैं, 12 की जगह वो हो सकता है कि जो 15 का भी हो जाए. Sometimes you will come to know कि 12 की जगह 15 Yes, का yes, भी हो sir. जाएगा. तो इस तरह से वो बढ़ाता चला जाता है. बट दैट इज का उसका 3 लाइंस का ही उसको, इसीलिए व्हेन यू रीड दैट पर्टिकुलर पोएम यू फाइंड दैट कि देयर इज अ गैप आफ्टर 3 लाइंस, you find another 3 lines and there is a gap between these 3 lines. उसमें गैप आपको देखने को मिलता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया गया. Then that is a stanza rhyme. And even when you go with the PGT Yes. 2013, even board has not given कि it is the stanza of 12 lines. वहां पे you don't find any option कि 12 lines का, वहां पर भी 3 lines को उन्होंने माना. Now question number 14. Which of the following is not true? Lamb was a romantic. ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ये भी क्वेश्चन वहां पे एक जो क्वेश्चन हुआ था कि फादर ऑफ इंग्लिश, नॉट इंग्लिश प्रोज, ऐसी करके कुछ था. लेकिन वहां पे था कि लैम के बोजम फ्रेंड शायद पूछा गया था. लैम के बोजम फ्रेंड कौन थे? तो कॉलेज मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ये पीजीटी का क्वेश्चन मैंने उसको चेंज कर दिया और ऐसे से जुड़ा हुआ सारा चीजें लेके आए हुए. लैम वॉज अ रोमांटिक एसेइस्ट, सही है. ही वॉज इनफॉर्मल पर्सनल एसेइस्ट, सही है. इनफॉर्मल एसेइस्ट वह होता है जिसमें उसके ऐसे में सब्जेक्टिविटी नजर आती, वो अपने बारे में अपने रिलेटिव्स को लेकर के लिखता है. तीसरा चीज, ही रोड विद द सूडोनिम इलिया, सही है. ड्रीम चिल्ड्रन इज एन एग्जांपल ऑफ रेवरी, REVRIE, रेवरी और डे ड्रीम, सही है. रेवरी या डे ड्रीम वह होता है जब आधा दिन में ही कोई ख्वाब देखे और उसको उसने क्या किया हुआ है, उसको लगता है वह नींद में, लेकिन वह नींद में नहीं आता, हल्की सी नींद उसको आती है और वह डे ड्रीम होता है. और डे ड्रीम को ही लेकर के उन्होंने क्या किया, इसको वहां पे बुना हुआ या लिखा हुआ है. तो ड्रीम चिल्ड्रन इज एन एग्जांपल ऑफ डे ड्रीम. और जो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे है उसमें उन्होंने किसके बारे में जिक्र किया? अपनी दादी फिल के बारे में, अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ के बारे में, टू इमेजिनेटिव चिल्ड्रन के बारे में, अपने ब्रदर जॉन लैम के बारे में. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एसेज ऑफ इलिया इज हिज मास्टरपीस, बिल्कुल सही है. ही इज नोन एज प्रिंस एमंग एसेइस्ट, सही है. ही वॉज द बोजम फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ, गलत है. यही जो है क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के पीजीटी में, वहां दिया गया था ही वॉज द बोजम फ्रेंड ऑफ विच ऑथर. तो ही वॉज द बोजम फ्रेंड ऑफ एस.टी. कॉलरिज, ना कि वर्ड्सवर्थ. और मैंने उनसे रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे सब आपको एक जगह कर दिए कि अगर इनसे चीजें कोई चीज पूछी जाती तो ये सबको कॉमन पॉइंट है जो पता होना चाहिए. बाकी और मैं एक्सप्लेन कर दूं, उन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा था अपनी बहन के साथ मिल करके. ये मैंने पहले जिक्र किया था, पूरा लेक्चर चार्ल्स लैम्ब पे मेरा पड़ा हुआ 3-4 उसमें वीडियोस है उसमें. लास्ट क्वेश्चन है आज के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. ये भी 2013 की पीजीटी का हिस्सा है, वहां पे इपिक को लेकर के बात की गई थी. द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, यही पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया था. तो इससे रिलेटेड मैंने सारा चीज कोशिश की एक जगह करने के लिए कि द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, बिल्कुल सही है. वर्जिस एनीड इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक, ये भी सही है. और वर्जिस की एनीड का ट्रांसलेशन हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे ने किया था. किसने किया था? हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे ने बुक सेकंड बुक पर 1540 में. उसके बाद आप देखेंगे कि जो वर्जिल का एनीड है उसको जो है जॉन मिल्टन ने मॉडल बना करके क्या लिखा हुआ था? पैराडाइज लॉस्ट लिखा हुआ था. होमर्स इलियड एंड ओडिसी आर एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एपिक, सही है. दुनिया का पहला प्राइमरी एपिक रहा होमर का इलियड एंड ओडिसी. बियोल्फ इज द फर्स्ट प्राइमरी इंग्लिश एपिक, ये भी सही है कि बियोल्फ जो है अंग्रेजी का पहला प्राइमरी एपिक है. इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये गलत है. बियोल्फ कब आया था? एंग्लो सैक्सन पीरियड में आया था. और एंग्लो सैक्सन पीरियड की डेट क्या है? 450 से 1066. एंग्लो नॉर्मन की डेट क्या है? 1066 से 1350. So in this way, you will come to know कि I have done my job and you got
ओनली 15 क्वेश्चन, लेकिन ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और मैं बार बार बताता हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स रहे हैं और इतना प्रिपेयर करने में, ये सारे पॉइंट्स को जोड़ने में बहुत समय लगता है। इवन आई वॉज सिटिंग फ्रॉम 5 PM टू 7 PM। जब मैंने आपको भेजा तो करीब 7:15 पे मैंने भेजा था। आई हैव टू स्पेंड 2 आवर्स ओनली टू मेक दीज 15 क्वेश्चन, क्योंकि एक एक ऑप्शन को जोड़ना बहुत ज्यादा उसमें हो जाता है कि कितना फ्रूटफुल चीजें हो जाए। तो इन दिस वे यू गॉट इट। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस शीट, इस शीट से तब आप जो है मुझे बताइएगा। उसके बाद जब मैं इस शीट को एंड करूंगा तो मैं आपसे और बात करूंगा। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई, कोई इसमें डाउट वाला ऐसा चीज नहीं था। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now 34 people have joined this session. मैं पहले एक बात हो रही थी प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड को लेकर के, कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड जो आया है 1800 में आया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो पोएटिक डिक्शन का था यह 1802 में आया था। तो एक तो सुधार वहां पे कर लीजिएगा, जहां पे मैंने आपको बताया था 1800 का था, वो 1800 नहीं है बल्कि क्या है 1802। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड 1800 में आया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पोएटिक डिक्शन का दिया गया है, यह पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक पीपल का जो कॉन्सेप्ट आता है, यह कब आता है? यह 1800 में आता है, वहां पे दिया गया है। तो एक ये बात करने के लिए मुझे जो है इस चीज को मैं आया था।